मशीन इनपुट में भी मुझे, जैसे सर आपने जो सॉलिड जो लॉजिक्स करवाए थे, उसके सामने जो रियल टाइम एग्जाम है तो वो तो बिल्कुल ही हल्के होते हैं, ऐसे देखने से ही उसके क्रैक हो जाते हैं, ये स्टेप में ये हो रहा है, ये स्टेप में ये हो रहा है, तो यस इजीली हो जाता है मशीन इनपुट तो। सर। इस बार जो मैंने SBI PO पे बैठा था ना, मैं पहले डर रहा था कि मुझे रीजनिंग अगर गड़बड़ हो गया तो गया। ऐसा आपके 3-4 क्वेश्चन पूरा उठ के आया था एग्जाम पे। मैं पहले 3-4 बार आपसे कर चुका था इस स्टेप का। आपकी जो मिसलेनियस वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत काम की। मैंने सारे पहले मिसलेनियस ही अटेम्प्ट किए, उसके बाद मैं पजल पे गया। पजल 1 या 2 ही हो पाई, पर अप्रोक्सीमेट 28 to 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए थे। A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज का सेशन कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज आपके सेशन में है हमारे साथ 3 सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स जो आप ही में से सिलेक्ट होके यहाँ आए हैं। और मैं तो आपको डेली कुछ ना कुछ गाइड करता रहता हूँ। आज मेरी कोशिश रहेगी कि गुरप्रीत, करण या सौरभ किसी ना किसी की बात आपको टच कर जाए और नेक्स्ट ईयर तक आप भी यहाँ पर हो और प्राउड मोमेंट हो हमारे लिए। तो 1 बाय 1 चलते हैं, इनके फर्स्ट कमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले सौरभ, गुरप्रीत और करण तीनों ही अनम्यूट कर लो अपने आप को, तीनों ही अनम्यूट कर लो। तो पहले तीनों एक साथ बता सकते हो कैसा लग रहा है यहाँ पर इस समय आज आके। पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले कोई भी बता सकता है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 बाय 1 सीक्वेंस। सौरभ कैसा लग रहा है? सर मैं ईगरली वेटिंग कर रहा था इसी मोमेंट के लिए, बहुत दिनों से टीम एबीपी से बात करना चाहता था। चलो, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू सर। कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं और आपका किस बैंक में सिलेक्शन हुआ है, और इससे पहले भी किस बैंक में हो चुका है, आप बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड मेरा सिलेक्शन इस बार SBI PO में हुआ है और IBPS क्लर्क यूनियन बैंक मिला है। यूनियन बैंक मिला है, वेरी गुड। नेक्स्ट गुरप्रीत कैसा लग रहा है और कौन से बैंक में आपको सिलेक्शन मिला है, ये आप मुझे बताओ। सर बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके, और मेरा इस बार IBPS क्लर्क में हुआ है और मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है, और IBPS PO में मेरा 2 मार्क्स से फाइनल रिजल्ट में रह गया है। बाकी आई फील हैप्पी टू सी यू। चलो बहुत बढ़िया। करण आप बताइए। सर बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मेरा IBPS क्लर्क में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। ओके, तो मतलब पहले तो आप लोग कल पूरे दिन, मतलब कुछ लोग तो पहले से वेटिंग में होंगे पूरे दिन। इतने सारे बच्चों से बात हुई, रात के 11 बजे तक भी बात हुई है। तो पहले तो भाई देर आए, पर अच्छी बात क्या है कि आप 3 लोगों से आराम से बात हो सकती है, वरना आज मेरा था सबके से एक साथ ही बात कर लूं, क्योंकि यार बहुत एक्टिव हो गया कसम से। मतलब अब आज मैंने मतलब इतना एफर्ट कभी नहीं लगाया कि मतलब मेरे को लगता है सिलेक्शन तक मेरी जॉब है, बस तब काम खत्म। बात तो कोई ना कोई कर ही लेगा आप लोगों से, अब तो सिलेक्ट हो गए हो। तो फिर भी मैंने अब पूरा टाइम लगाया कि यार बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ना ये होता है कि यार बात करें तो अच्छा लगेगा, और अपनी फीलिंग्स आपकी जिससे आपने पढ़ा है उसको बताओगे तो खुद भी अच्छा लगता है कि हाँ वो पता लगे कि आपने क्या सीखा, क्या नया था आपके साथ, जर्नी कैसी थी, जिससे बाकी लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो 1 बाय 1 सौरभ से स्टार्ट करते हैं। सौरभ, क्या आपने फील किया और क्या आपका स्ट्रेंथ था, पहले मुझे ये बताएं कि आपका स्ट्रेंथ क्या था एग्जाम में। सर मेरा स्ट्रेंथ पहले से बचपन से मैथमेटिक्स था, तो मैथ में तो यस सर सिर्फ मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक बार बेसिक कंसेप्ट पे गया और उसके बाद मैं सिर्फ मैथ में प्रैक्टिस ही किया। लेकिन मुझे डर सबसे ज्यादा लग रहा था रीजनिंग पे, क्योंकि मैं रीजनिंग का पजल सेक्शन जो है उससे काफी डरता था। अच्छा, और तो सर मेरा हाँ बोले सर, और एक बात है कि एक्चुअली मैं 2017 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, लेकिन मैं SSC प्रिपेयर कर रहा था। ओके। SSC की प्रोसेस इतने लंबा था और बहुत मेहनत वहां पे भी किया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनली मैं 2020 में मुझे बैंकिंग की तरफ शिफ्ट किया और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वहाँ के रूल रेगुलेशन, एग्जाम का तरीका और फॉर्मेट से परेशान होने के बाद आप इधर आए हैं। ये सर 3-4 साल लग जा रहा है एक बार सिलेक्शन देने में, तो इसलिए मैं बैंकिंग चुना, और एक बैंकिंग भी इमर्जिंग सेक्टर है। तो बैंकिंग में आपने पजल को कैसे इंप्रूव किया? पजल को, जैसे आप बोल रहे थे कि आपका दिक्कत था रीजनिंग के अंदर, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग तो बहुत इजी है, यस सर, बैंक की रीजनिंग तो बिल्कुल ही उलट है उससे। तो कैसे मैनेज किया, क्या किया? सर मैं पहले आपको YouTube में फॉलो किया था, 1-2 सेशन देखा था। उसके बाद मुझे पता है 2020 पे लॉकडाउन था, अप्रैल 28 पे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया और उसी टाइम से आपको फॉलो किया रीजनिंग के लिए। और आप जो पजल में जो बेसिक ट्रिक सिखाते हैं पहले की लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, ये बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे। पजल
मैं डरता था पहले, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे आफ्टर 1 मंथ वो गायब हो गया। मैं किसी भी पजल से डील करने के लिए तैयार था। ये प्रीलिम लेवल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेंस में भी वही प्रॉब्लम हुआ कि प्री के तो हो जा रहे थे, लेकिन मेंस में वही दिक्कत। 1-2 बार मेंस की सेट लगाई, मेरा हवा उड़ गया सर। फिर आपने जो जो बोला मैंने एक एक स्टेप फॉलो किया, और मॉक टेस्ट मैंने बहुत लगाया है। मॉक टेस्ट से ज्यादा इम्प्रूव हुआ है मेरा। तो ऐसे थोड़ा बहुत होके रीजनिंग हो गया सेक्शन। और सर एक बात, सिलेबस पे काफी कंफ्यूजन रहता है, वो जो आप बोलते हैं ओनली फ्यू वाला। तो मैं सिर्फ पहले से ही आपको ही फॉलो किया है, अभी भी कर रहा हूँ। मेरे जो दोस्त है इधर, मैंने उनको बोला कि मैं एक टीचर से पढ़ता हूँ, पुनीत सर है, और वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, वो ऐसे बताते हैं, और मेरा एग्जाम में सही आ रहा है। तो अभी भी वो मेरा बात नहीं मानते। वो बोले कि 90% लोगों के बात हम सुनेंगे या तुम्हारे सुनेंगे। तो मैंने उन्हें बोला आप लोग अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। देखो यही होता है, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन जिसे मैं कभी नहीं बोलता कि सिलेक्टेड वाले से कि आप ऐसा बोलो, है ना, क्योंकि किसी को कॉन्ट्रडिक्ट करने का हमारा अधिकार नहीं है। हमारा तो अधिकार है बस यस सर। जो आप मान सकते हो मानो। इससे पहले भी यस एक सर। सेशन था जिसमें शायद 2-3 लड़कियां थी और 2-3 लड़के थे। तो ऐसे जैसे आपने अभी खुद बोला, अभी मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझे ऐसा कुछ प्रूफ दो, या मुझे देखो आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, आप तो जो काम कर यस रहे हो सर। पता पहुंच जाता है लोगों तक। तो मैं अभी ये बोल रहा था, वहां पर भी वो खुद ही अपने आप शुरू हो गए कि मैं सबको रिकमेंड करूंगा यही करिए, और मेरे तो पूरे 2-3 बार पूरे नंबर भी आए 35, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अपना। तो वो पार्ट है, लोगों का हक है। देखो जो समझना आपका राइट है, आप सही और गलत खुद से करके हैं तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि मैं आपको दोनों यस चीजें सर। बताता हूँ कि भाई देखो मैं तो ये मानता हूँ, बाकी ये मानते हैं, आप अपने रिस्क पर जाएं। आप सही करें यस तो सर। भी मुझे ब्लेम ना ठीक है। करें, गलत करें तो भी मुझे ब्लेम ना करें, क्योंकि कल आप ये कहें या किसी और को ब्लेम ना करें। मेन मकसद ये है। चलिए यस नेक्स्ट सर। गुरप्रीत आप बताइए। यस सर, मैंने सर अपनी 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैं ग्रेजुएशन में ही था, तो मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने आपको यूट्यूब से फॉलो किया। तो मैंने पजल्स में मैंने स्टार्टिंग में पजल उठाई, तो मेरे को ऐसा लगा भी ये तो मेरे से नहीं हो पाएगी। इवन मेरा ड्रीम था भी मुझे बैंकिंग में ही जाना है, पर मुझे ऐसा लगा अब नहीं हो पाएगी मेरे से पजल। तो मैंने अपने तब लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के में मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद में आपसे जो बेसिक से एडवांस लेवल तक किया सारा, और उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। जिस पजल में मुझे 10-10 मिनट, प्री की पजल में 10-10 15-15 मिनट लग रहे थे को सॉल्व करने, वो 1.5-1.5 2-2 3-3 मिनट में ही होने लगी। मैक्सिमम 3 मिनट में, कोई अच्छी वाली पजल होती 3 मिनट लगते थे, और बाकी 1.5 से 2 मिनट में पजल्स तो हो जाती थी। और साइलॉग्स का जैसे आपने जो बिना डायग्राम्स के जो एग्जांपल्स देके वो करवाया ना सर, मीन्स में तो इतना हेल्प किया, स्पेशली एसबीपीयू मीन्स में। और वो आया साइलॉग्स, तो ये पहले साइलॉग्स को देखते तो खुशी हुई, अरे ये तो कर ही देंगे, ऐसे ही फीलिंग आई थी। और इंग्लिश में तो सुबह 7 बजे सर एडिटोरियल्स करवाते थे, तो उसका जो वोकैब था वो मैं लिखता था, मतलब उसके नोट्स बनाता था। मैंने 3 से 4 अपने रजिस्टर भर डाले थे उसके। और उसके बाद में मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी वो कैब को उठाने की। अभी भी एग्जाम में वो कैब में मैं इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ कि क्लोज टेस्ट आए, कोई भी आरसी वगैरह आए, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो मैं इजीली कर लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करण आप बताओ। अच्छा, मैंने 2020 से स्टार्ट किया, पर मैं पहले एसएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, पर 2021 तक मेरे को पता चल गया कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने बैंक में स्विच किया। उसके बाद मैं रीजनिंग तो पहले से मैं आपको ही फॉलो कर रहा था, और मैं अभी यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ। मैंने वो प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। हाँ सर, और यूट्यूब से आपके जो 45 डेज वाले जो सारी सीरीज करवाई ना, प्री की और मेंस की, 45 दोनों आवर्स मैंने मींस। प्रॉपर फॉलो किए। अच्छा, आपने हाँ, 45 आवर प्री मेंस वाली और मेंस दोनों हाँ follow करी। मेंस, हाँ दोनों फॉलो किए, तो उसकी वजह से सर 25 आए आईबीपीएस क्लर्क में। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे आप देखो, आप लोग तो तैयारी करके गए हो और आप एग्जाम में पहुंचे हो। अनम्यूट कर सकते हो सौरभ अपने आप को, अगर वॉइस आए तब कर लेना म्यूट, ठीक है। तो आप लोग क्या जब एग्जाम में बैठते हो, आप देखते हो जैसे प्री वाला तो हर बच्चा ये कह रहा होता है हमारा अच्छा हुआ, हमारा अच्छा हुआ, 10 में से 8 जिसका खराब जाता है वो भी कहता है मेरा तो अच्छा हुआ। जब मेंस में आप जाते हो, और जब मैं स्पेशली रीजनिंग की बात करूंगा, मेंस जब आप जाते हो, मेंस वाली रीजनिंग, क्योंकि मेंस की रीजनिंग भी ऐसा नहीं है जिसने पढ़ लिया सही से, सही गाइडेंस को फॉलो करके पढ़ लिया वो तो वहां पर जाकर कर लेगा, वरना मेंस में भी बच्चों को ना इनपुट दिखाई देता है ना कोडिंग दिखाई देता है, समझ ही नहीं आता कोई भी लॉजिक। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा तो आराम से कर लिया, हमें तो आराम से कर लिया था। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं रहते या अपने से नहीं पढ़ते। तो वहां पर आपने अपने और बाकी में क्या डिफरेंस देखा, जब एग्जाम के रिजल्ट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब एग्जाम देकर आप बाहर निकले,
तो बाकी के रेस्पॉन्स में आपको क्या लगा कि आपने ज्यादा कर रखे, कम कर रखे, क्या समझ में आया था आपको? रीजनिंग की मैं स्पेशली बात करूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। कोई बता सकता है? सौरभ आप ही से स्टार्ट करते। सौरभ। सर जब हम मेन से देने जाते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज वहां पे होता है कि पेशेंस। बहुत लोग ऐसे करते हैं, ये पजल हाथ लगाया, वो पजल हाथ लगाया, फिर नहीं हुआ, उससे इसी वजह से पेपर खराब आया। पहले मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इसके बाद इस बार मैं पूरी तरह से तैयार था और मैं अपना स्ट्रेंथ पे जा रहा था कि ये क्वेश्चन सिलेक्शन कर रहा था। जो आप स्किप मेथड बताते हो, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, पहले ढूंढता कि कौन कौन मेरे रेंज के क्वेश्चन है, वो सब मैं पकड़ता था और उसे करने के बाद ही छोड़ता था। ऐसा नहीं कि 2 मिनट किया, नहीं हुआ तो नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दिया। ये इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मेरे जो दोस्त है, एक दो मुझसे भी अच्छा पढ़ते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन एक दो जो होते हैं वो कहे अरे भाई क्या पयल आया था, इनपुट क्या आया था, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे रेस्पॉन्स मिलता है। लेकिन मैं तो पहले से ही तैयार था, आपकी गाइडेंस की वजह से जो है सब है सर रीजनिंग पे। मैं जितने बच्चे देख रहे हैं उनसे ये बोलूंगा कि काफी लोगों से हमने बात की, स्किप और स्टोर स्ट्रेटेजी तो एक पार्ट है, अब तो मैक्सिमम सबको पता लग गया। यस सर। लेकिन मेन है ये वाला पॉइंट जो मैंने 3-4 स्टूडेंट से सुना है, जो आपने कहा कि बच्चा क्या यस करता है, सर। ये आप सभी के साथ होता है। जैसे आपने तो कहा कि मेरे साथ होता भी था ऐसा, आपने ऐसे बोला यस सर। कि पहले एक पजल को इन्वॉल्वमेंट लिया, उसको सॉल्व करने बैठे मेंस में, प्री में तो हो जाती है, मेंस में आप सॉल्व यस सर। करने बैठे, थोड़े समय बाद याद आया कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो रहा, दूसरे पर चलते हैं। ऐसा आपके साथ स्टार्टिंग में मॉक वगैरह लगाते वक्त होता होगा। तो यस जितने सर बच्चे मुझे होता देख रहे हैं, अगर आपकी तैयारी पूरी है तो याद रखिए तभी तैयारी पूरी मानिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अपना आपने डिसीजन लिया है कि मुझे ये वाली पजल करनी है, बाकी 4 की जगह ये करनी है, तो उसको करके ही हटना है, वरना आप एग्जाम में ना वो कर पाएंगे ना कोई और कर पाएंगे, आपका समय इसी घूमते घूमते रह जाएगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हो इसी माइंडसेट से करें कि पजल जरूर होगी, 5 मिनट में नहीं तो 10 में होगी, 10 में नहीं तो 12 में होगी। वरना अगर आप छोड़ छोड़ के भागे तो 6-7 मिनट उधर खराब कर दोगे, 6-7 उधर, और कोई भी पजल सॉल्व नहीं हो पाएगी। गुरप्रीत आप बताइए। यस सर, मेंस में सर जैसे मैंने ना जब क्लरिकल मेंस का देने गया था, तो बच्चों के अटेम्प्ट थे 20, 22, 18, 17 ऐसे अटेम्प्ट थे, और मैंने 30 अटेम्प्ट किए। तो मोस्ट मेंस ऑफ में, दी हाँ मेंस जी में। सर, मेंस में मतलब जो मेरे साइड वाले बच्चे थे वो बोल रहे थे यार रीजनिंग टफ आई थी, यार वो बहुत घुमा रखा था। पर मेरे को तो वो ऐसे लगा जैसे हमने तो ये तो किया ही है, ये तो किया, ये तो हो ही जाएगा। तो उसी स्पिरिट से जैसे ये तो हो ही जाएगा, तो वो हो ही गए थे पजल्स तो, और मिसलेनियस हो गया था। मतलब मशीन इनपुट में भी मुझे जैसे सर आपने जो सॉलिड जो लॉजिक्स करवाए थे, उसके सामने जो रियल टाइम एग्जाम है तो वो तो बिल्कुल ही हल्के होते हैं। ऐसे देखने से ही उसके क्रैक हो जाते हैं, ये स्टेप में ये हो रहा है, ये स्टेप में ये हो रहा है, तो यस इजीली सर। हो जाता है मशीन इनपुट तो। तो केवल गुरप्रीत का ऐसा मानना है? सौरभ ने तो गर्दन हिलाई, मुझे लग रहा है सर करण सर वैसा नहीं हुआ है। सर इस बार जो मैंने एसबीआई पे बैठा था ना, मैं पहले डर रहा था कि मुझे रीजनिंग अगर गड़बड़ हो गया तो गया। ऐसा आपके 3-4 क्वेश्चन पूरा उठ के आया था एग्जाम पे। मैं पहले 3-4 बार आपसे कर चुका था इस स्टेप का। मशीन इनपुट तो बिल्कुल इजी था, एसबीआई पे होगा इस बार। और सर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर जो हुआ था 2020 में, मैं सिर्फ मेरा एक ही प्रीलिम निकला था, वो था आईबीपीएस क्लर्क। लेकिन मेंस में जैसे बैठा मैं देखा रीजनिंग सेक्शन स्पेशली, ये क्या है, मुझे एक क्वेश्चन छू भी नहीं पाया था अच्छा, पिछले साल। 2020 में इसी एक क्वेश्चन छू भी नहीं पाए थे, यस सर। हाँ? जब आप यस एसएससी सर। से तुरंत आए थे, हाँ? यस सर। और वो आपकी एक ही बार? प्रीलिम, अब की बार मेरा सिर्फ मैक्सिमम प्रीलिम तो सारे क्लियर हो गए थे एक्सेप्ट आरआरबी क्लॉक। और लेकिन एसबीआई क्लॉक मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, मेंस में फेल हो गया। और बाकी जो 3 दिया था आईबीपीएस पीओ 2 मार्क्स से छूट गया, फाइनल मेरिट लिस्ट है। और एसबीआई पीओ हुआ है, और एक आरआरबी पीओ रिजर्व लिस्ट में। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब देखो बच्चे का वही है, एक बार नहीं 2-3 में जॉब आराम से लग जाती है। अगर एक बार एक रास्ता मिलता है तो 2-3 में ही Yes, नौकरी लगती है, ऐसा नहीं एक ही मिलता है। आप बताइए सर करण और एक आप। बात। हाँ, कौन बोल रहा है? सौरभ। सर सौरभ सर अभी मैं तुम्हारा नंबर लेकर आएंगे दोबारा, रुको पहले करण को बोलें तो बेचारा ओके बोल ही सर। नहीं पाया, अभी इसका नंबर नहीं आया। हाँ सर, आपकी जो मिसलेनियस वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत काम की। मैंने सारे पहले मिसलेनियस ही अटेम्प्ट किए, उसके बाद मैं पजल पे गया। पजल एक या दो ही हो पाई, पर अप्रोक्सीमेट 28 to 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए थे। और मेरी मेंस सबसे में, बात हुई जब एग्जाम, मेंस हाँ की मैं बात कर रहे हो आप? एग्जाम, हाँ हाँ सर, मैं जब एग्जाम देके बाहर निकला तो सब 20 के अराउंड ही बोले थे कि इतने ही अटेम्प्ट हो पाए। पर मैंने सोचा कि मेरे तो बहुत बहुत अटेम्प्ट है, तो क्लियर तो हो ही जाएगा इस बार। एसबीआई क्लर्क में भी ऐसा हुआ था कि सर 15 to 20 मार्क्स मेंस में कम आए थे, तो उसकी वजह से रह गया।
आरआरबी क्लर्क में सर रिजर्व लिस्ट में हूँ, 0.97 मार्क्स है। अरे वाह। और एसबीआई पीओ प्री नहीं निकला था, और आईबीपीएस पीओ में 80.75 मेंस की कट ऑफ है, और मेरा 80.50 है, 0.25 से मेंस क्लियर नहीं हो पाया। 0.25। तो भाई जब वो रिजल्ट आते हैं, फिर एक सिलेक्शन वाला रिजल्ट आता है, तो वो क्या फीलिंग थी, मुझे वो बताओ। जब आपका अब रिजल्ट वाली फीलिंग बताओ, वो बच्चे को जाननी है कि मतलब जैसे 0.25 से रहा, वो एक फीलिंग आ गई, वो तो खैर हाँ उससे सर। ज्यादा खराब तो होगा क्या जीवन में, लेकिन वो वाली फीलिंग भी शेयर करो, वो वाली भी शेयर करो जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव वाला आया था, दोनों बताओ। हाँ सर, वो एक्चुअली मैं सर जॉब करता हूँ, तो मैं फर्स्ट अप्रैल को जॉब पे था, और 10 साढ़े 10 बजे आसपास मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया है मेरे फ्रेंड का। तो मैंने चेक किया, वो उस टाइम में पूरा ध्रुज रहा था हाथ और ये सब। तो मैंने चेक किया, तो उसमें लिखा हुआ कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड, ऐसा। तो बहुत खुशी हुई, और सबसे पहले मैंने मम्मी और पापा को फोन करके बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा। चलो बहुत बढ़िया। और थोड़े आंसू भी निकल आए थे उस वक्त। वो तो स्वाभाविक है, खुशी वाले आंसू आने बहुत जरूरी है। हाँ सर। आप बताओ बाकी, सौरभ आप बताओ। सर सर पहले तो मैं अपने फेल्योर के बारे में बताना चाहता हूँ। जनवरी 1 को मेरा आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया था। मेरा एक्चुअली मेंस पे कट ऑफ से 22 मार्क ज्यादा था, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक था कि पक्का हो जाएगा। कट ऑफ से लेकिन 22 ज्यादा देखा, था। यस सर, लेकिन फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, मैं इतना ज्यादा तैयारी नहीं किया था, तो नर्वस हो गया शायद, इसीलिए इंटरव्यू में कम मार्क मिला। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक था, देखा 0.47 से मेरा रह गया है रिजर्व लिस्ट में। उसके बाद मैं एक पूरा रोया, 1-2 घंटा सिर्फ रोया। अगले दिन फिर एसबीआई पीओ मेंस था जनवरी 2 को। तो मेरे एक दोस्त है, वो मुझे बोला आरआरबी नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल एसबीआई है, आरआरबी के लिए वो एग्जाम खराब मत कर। तो फाइनली मैं भी अपने आप को समझा लिया, और एसबीआई देने के बाद मुझे थोड़ा सा खुशी मिला जो शायद हो जाएगा। तब एसबीआई पीओ का मेंस का जो रिजल्ट आया, तो अपना रोल नंबर मैंने चेक किया, देखा, तो उस दिन मुझे बहुत खुशी मिली थी कि एसबीआई पीओ मेंस मैंने क्लियर कर लिया। फिर इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, इंटरव्यू के लिए वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मैं ज्वाइन किया था, और इस बार मुझे एसबीआई पीओ इंटरव्यू में बढ़िया मार्क मिला है, 42 आउट ऑफ 50। वेरी गुड। और सर मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जब रिजल्ट निकला 15 तारीख को, मैं उस वक्त हॉस्पिटल में था, मेरे पापा का तबीयत जो खराब थे, तो एक बंदा मुझे कॉल किया कि एसबीआई पे रिजल्ट आ गया है, चेक कर ले अपना। तो उसमें मैंने पीडीएफ एक था, सर्च किया वहाँ पे मेरा रोल नंबर, तो एक हाईलाइटेड हुआ, शायद ऑरेंज कलर था वो। तो जो आरआरबी पीओ के लिए मुझे दुख मिला था, उससे दुगना खुशी मिला। सीधे मेरे पापा के पास जाके बोला कि पापा मेरा एसबीआई पीओ में हो गया है। तो मुझे लिटरली रोना आ गया सर, मैं बता भी नहीं सकता कि उस वक्त मेरी फीलिंग्स क्या थी। वो पहली समझ बार तो में मैं आ रहा है कि हॉस्पिटल। क्या फीलिंग्स होगी। देखो फेलियर्स, सर देखो सक्सेस का मजा ही तब है जब आपने फेलियर्स को भी फील किया हो। जब यस सर, फेलियर्स होने का दुख होगा तभी तो सक्सेस को एंजॉय कर पाओगे। भाई जितना यस सर, आपको दुख हो रहा है किसी चीज का, उतना ही आपको खुशी होगी जब वो आपको चीज मिलेगी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर दुख मना रहे हैं, तो जब आपको वो चीज मिलेगी तो उसकी खुशी भी बाकी लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगी। वेरी गुड। यस आप सर। बताओ गुरप्रीत, आप बताओ। यस सर। तो सर मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2020 में, और 2021 में तो मेरा पहला एग्जाम था एसबीआई क्लर्क। तो प्री क्लियर हो गया, तो आई वाज वेरी हैप्पी यार, मेरा प्री क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस में मेरा कुछ मार्क्स से रह गया, तो मुझे ऐसा फील हुआ यार, भी क्लैरिकल में नहीं हुआ तो मेरा आगे जाके पीओ का मेरा एसबीआई पीओ प्री क्लियर हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा भी जैसे क्लैरिकल में नहीं हुआ तो पीओ में कैसे हो जाएगा। तो इसी मैं अंडर कॉन्फिडेंस रह गया, ऑल्दो मुझे आता तो था पीओ लेवल का ही। तो एसबीआई में मेरा नहीं हुआ, तो उसके बाद आईबीपीएस पीओ का मेरा मेंस हुआ। तो उस आईबीपीएस पीओ मेरा मेंस क्लियर हो गया था। और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क फाइनली, तो जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया तो सुबह 7 बजे लिंक ओपन हो गए थे, तो बेचैनी होने लग गई भी, रिजल्ट आएगा आज, रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आईबीपीएस पीओ आया, तो मैंने चेक किया तो उसमें मेरा नहीं हुआ, तो आई वॉज वेरी अपसेट। तो मैंने सोचा यार क्या फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आउट हुआ, तो कैपिटल लेटर में मैंने बस सिर्फ यही पढ़ा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा। तो बस मैं सीधा अपने मदर के पास गया और आंखों में आंसू थे। समझ सकता हूँ। तो एक
खुशी होती है जब फाइनल रिजल्ट आउट होता है। वो समझ में आ रहा है, तुम अभी मत रो देना बस। देखो एक्चुअल में क्या है, जिसे एक ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम ये साइकोलॉजिकली है कि जब छोटा वाला एग्जाम नहीं निकला तो बड़ा एग्जाम कैसे निकल जाएगा, जैसे आपने गुरप्रीत बोला। तो आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? वो फाइनल लिस्ट में आपका नंबर नहीं आया, वो बात और है, लेकिन आपने मेंस तो क्वालिफाई किया। लेकिन आप ये क्या क्या सलाह दोगे आपको जो आज देख रहे हैं बच्चे, कि अगर क्लर्क में नहीं निकला 1%, कोई प्री नहीं निकला, क्लर्क नहीं निकला, तो पीओ के लिए आप क्या कहना है? कि क्या ऐसा है, नर्वसनेस तो रहती है कि यार जब वही नहीं निकला तो ये कैसे निकलेगा, पर क्या ऐसा चांसेस है, क्या किन बातों पर बच्चा ध्यान रखे कि वो हो जाए, कि एक बार की क्लर्क नहीं निकला पीओ हो जाए? सर फर्स्ट थिंग तो अपने यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। जो अगर आपने पहले ही ठान लिया अभी नहीं होगा, तो आपको चाहे जितना मर्जी आता हो, अच्छे से अच्छा कंटेंट आता हो, तो तब ऐसा आपके एग्जाम में आपको हौच पौच कर ही जाओगे। तो सबसे पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है और अपने कॉन्सेप्ट पर स्ट्रांग रहना है, तो इससे आप इजीली मेंस क्लियर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी जो यहाँ देख रहे हैं वो सौरभ की भी एक बात से सीखे कि मेंस में इनका कट ऑफ से 22 नंबर ज्यादा था, फिर भी जब लास्ट में इंटरव्यू इनका अच्छा नहीं गया, आपने खुद ही एडमिट किया कि भाई मेरा अच्छा नहीं गया तो मेरा नहीं हुआ। तो बाकी लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए कि मेरा इतना ज्यादा नंबर था, है ना, और पता लगा इंटरव्यू खराब कर दे, क्योंकि आप कहीं पर भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि आखिरी में जाकर जितना आगे पहुंचने के बाद बाहर निकलते हो उतना ज्यादा दुख होता है। एक बार की प्री में फेल हो जाता है बच्चा तो दुख नहीं होता इतना, लेकिन आप आगे जितना स्टेप आगे बढ़े उम्मीद बढ़ जाती है ना, आपकी भी, आपके पेरेंट्स की भी, आपके दोस्तों की भी, सबकी उम्मीदें हो जाती हैं, तो उनका भार भी होता है, तो फिर दुख होता है थोड़ा सा और ज्यादा। तो सब लोग इन चीजों को ध्यान रखें। जो गुरप्रीत ने बोला वो भी बढ़िया बोला, सौरभ ने बोला वो भी बढ़िया बोला, करण भी अपनी शेयर कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही बोलूंगा कि जो यहाँ देख रहे हैं चीजों को जरूर सीखें, ठीक है। चलो, और कोई ऐसा पॉइंट जो आप इनको गाइड करना चाहो, कोई भी ऐसा पॉइंट? यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे हम जब कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसकी रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होनी चाहिए। अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा और हम आगे आगे चल रहे हैं पर उसको रिवाइज नहीं कर रहे, तो हमें प्री में और मेंस में दोनों में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मल्टीपल रिवीजन भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के साथ रिवीजन भी जरूरी है। इसमें तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, देखो मैं मैथ और इंग्लिश और जीई का तो नहीं बोल सकता, मैं तो अपने रीजनिंग का ही बोल सकता हूँ। मैं ये देखो, ये चीज जो आप बोलते हो ना, हम लोग तो ये बात जानते ही कि भाई आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आप केवल कॉन्सेप्ट थोड़ी ना काम चलेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और आप सीधा क्वेश्चन लगाने लगे उससे भी काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्री की नहीं मेंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यार अगर मैं अपनी बात करता हूँ रीजनिंग की, रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो डेली अगर आप कोई भी टॉपिक आपका कवर हो गया है तो वो डेली, मान लो आपका मन कर रहा है उसको प्रैक्टिस करने का, तो डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है रीजनिंग के अंदर। तो वो इनइक्वालिटी हो या स्लॉग्स हो या सीरीज हो या पजल हो, डेली। तो रीजनिंग के लिए तो बच्चा आप चाहे तो रेगुलर यूट्यूब पे आके भी प्रैक्टिस कर सकता है, जरूरी नहीं है उसको प्लस में जाने की। अगर प्रैक्टिस की मैं बात करूं, इसमें क्या कहना है आपका? क्योंकि आप क्वेश्चन लगाओगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, जैसे आप आरबी असिस्टेंट का एग्जाम्पल ले लो, आरबी असिस्टेंट में मॉक जब बच्चा कहीं का लगा रहा है तो उसके नंबर आ रहे हैं 65, 70, 75, क्योंकि मॉक का लेवल ही वो पता नहीं क्या बना के दे रहे हैं बच्चे को, लेकिन एग्जाम में तो बहुत हल्का आ रहा है। वही कभी कभी क्या होता है, एसबीआई पीओ के लेवल का मॉक लगा रहे हो तो वो एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का मॉक आपको दे रहे हैं। तो वो एटा एक्चुअल लेवल का कंटेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है जो एग्जाम में आ रहा हो। आपकी प्रैक्टिस एग्जाम लेवल कंटेंट की होनी बहुत जरूरी है। ये आजकल बच्चा फेस करता है जो ऑफलाइन पढ़ता है, जो ऑफलाइन पढ़ता है वो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो उस लेवल का कंटेंट उसको पहुंच नहीं पा रहा है शायद, जो एग्जाम में आजकल आ रहा है। क्योंकि 3-4 बच्चों से मेरी बात हुई जो ऑफलाइन पहले पढ़े थे, खैर अब तो कोई ऑफलाइन 1-2 साल से बंदी है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है कि वो एक्चुअल लेवल का कंटेंट मिलना ना बहुत जरूरी है। आप ही ऐसे बोल रहे थे कि सर मैंने इनपुट कर लिया, मेरे को तो लगा बहुत आसान था, या मैंने तो 2-3 पजल कर ली, बाकी लोग कह रहे थे बहुत टफ था, या मैंने तो रीजनिंग में 25-26 अध्याय कर ली, बाकी लोग कह रहे बहुत टफ था। वो एक्चुअल लेवल का कंटेंट पढ़ने के बाद ही आपको फेथ आ सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। यस यस सर। आप कौन सी सलाह और देना चाहोगे? आप बताओ, आप करण, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो बच्चे यहाँ देख हाँ रहे हैं? सर, आप कोई भी नया पॉइंट सीखते हैं ना तो उसकी नोट्स बनानी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर हम हर वीक क्या है, हर 15 दिन में उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो नया पॉइंट जो आएगा ना वही हम उसके ऊपर डिपेंड रख के हम एग्जाम इजीली
क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि चाहे वो कोई भी एक नया लॉजिक हो, चाहे इनपुट का हो, चाहे पजल की कोई नई लाइन आ गई हो, या फिर इंग्लिश में हो या DIDS किसी में भी हो, हाँ आप ओवरऑल ये कहना चाह रहे कोई भी नया पॉइंट मिले जो लगता है कि यार ये तो डिफरेंस है, उसको जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लो और उसको पढ़ लो एग्जाम के वक्त। गुड। आप बताओ सौरभ। सर और मेरे बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट का इशू था तो मैं आप लोगों की क्लास लाइव तो नहीं देख पाता, लेकिन डेली देखता था डाउनलोड करके प्लस का प्लस सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था। और सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बच्चे देखा है कि वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले गए, वो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। आप लोग तो अच्छे पढ़ाते हैं नो डाउट, लेकिन खुद को भी तो प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए सर, और टू डू लिस्ट बना के रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, और आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है वो एनालिसिस करना चाहिए। और सर और एक मुझे जो एक चीज लगी मेरे प्रिपरेशन के, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। अगर विदाउट स्ट्रेटेजी आप पढ़ते हुए तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटेजी चाहिए बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने के लिए या कोई भी एग्जाम से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप किस बेस पर एग्जाम देने जा रहे हो, उस एग्जाम में कितने नंबर चाहिए, या आप किस बेस पर आप मान रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वो स्ट्रेटेजी कैलकुलेट होना जरूरी है कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आप डिजर्विंग तो हो एटलीस्ट। गुड। कुछ और पॉइंट आप शेयर करना चाहो कोई भी? और सर मैं कहना चाहता हूँ सर, मैंने ऐसे में मेरे सीनियर्स थे जो मैं यहाँ भुवनेश्वर पे तो पिछले 3 सालों से हूँ, तो देखा है कि वो 1-2 मार्क्स से रह जाते थे और प्रिपरेशन छोड़ ही देते थे। ऐसा नहीं करना है, लगे रहना है। मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ जो एस्पिरेंट्स है। और पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद कंटिन्यूटी। 2 दिन पढ़े फिर नहीं पढ़े ये नहीं चलेगा, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट और डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो पहले SSC की तैयारी कर रहे थे, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर भी आपने 1-2 साल लगे, तो इतना आसान नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, बच्चा तो सारे अच्छे होते हैं, दिक्कत ये है कंपटीशन जो रेस है ना, रेस बहुत सारे लोगों के बीच में है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको 100 लोगों से तेज भागना है तो आप भाग लोगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद, लेकिन आपको कितने लोगों से तेज भागना है आपको मालूम ही नहीं है, और वो पिछले कितने दिनों से भाग रहा है ये भी मालूम नहीं है। तो आपको भागते वक्त बहुत कैलकुलेटिव रखना है, अपने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चीजों को लेकर चलना है, और अपने स्ट्रेंथ पर काम करने के साथ साथ अपने वीक पॉइंट पर भी काम करते रहना है। किसी भी चीज को लेट इट भी नहीं करना कि भाई छोड़ देते हैं। और कंटिन्यूटी तो बिल्कुल ही ज्यादा जरूरी है। आप फेल हो जाएंगे, उसी के बाद पास होना है, लेकिन फेल होने के बाद आपने फेलियर मान लिया तो फिर पास होंगे कैसे, क्योंकि आप तो फेल मान ही चुके हो। तो हर बच्चे ने यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सौरभ और गुरप्रीत। तो आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी के लिए, इन तीनों के लिए कांग्रेचुलेशन लिख दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा इनमें से किसी की बात आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लिखकर बताएं, और उसको अपनी लाइफ में फॉलो भी करें जिससे कि अगला नंबर आपका हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।